खबर तफसील से। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी का तस्करा किया। अमित शाह ने कहा कि आज भी दफा 370 और कश्मीर पर अफवाहों का बाजार गर्म है। इन्होंने कहा कि 1947 से ही कश्मीर बहस का मौजू रहा है, लेकिन आज अवाम के सामने तारीख को मस्ख करके पेश किया जा रहा है, हकायक की पर्दापोशी की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तारीख को सही तनाजुर में पेश किया जाए। दूसरी तरफ अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम का भी तस्करा किया। इन्होंने कहा कि हुकूक इंसानी के अलंबरदार उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को इलाके से बेदखल किया जा रहा था। अमित शाह ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कश्मीर मसले को अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने को हिमालय से भी बड़ी गलती करार दिया। बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारी गलत फहमियां धारा 370 और कश्मीर के बारे में आज भी फैली हुई है। उसका स्पष्ट होना जरूरी है, और जितना स्पष्ट कश्मीर की जनता के बीच में होना जरूरी है, इतना स्पष्ट कश्मीर के अलावे के भारत की जनता में भी इसका स्पष्ट होना जरूरी है। मित्रों, कश्मीर का इतिहास हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि सन 47 से कश्मीर चर्चा का विषय रहा, सन 47 से कश्मीर विवाद का भी विषय रहा, परंतु इतिहास को तोड़कर मरोड़कर लोगों के सामने रखा गया है। कभी सच्ची बात रखी नहीं गई है, और मैं मानता हूं समय आ गया है कि इतिहास सच्चा लिखा जाए, इतिहास की जानकारी सच्ची जनता के सामने रख दी जाए। धारा 370 ने विचित्र प्रकार के कई प्रावधान, कई विशेषाधिकार दिए, जिसने ना जम्मू कश्मीर का भला होने वाला था, ना देश की एकता और अखंडता का भला होने वाला था, ना घाटी के जनता का भला होने वाला था, मगर एक प्रकार के अपप्रचार के कारण चला। कहीं भी पर भी दुनिया में कोई देश में ऐसा नहीं होगा कि दो झंडे हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा दो संविधान हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के अंदर समाप्त कर दी कि अब ये मसला है वो दो देश ही चर्चा कर पाएंगे, किसी की मध्यस्थी नहीं होगी। वो इंदिरा जी ने इंदिरा भुट्टो पैक्ट के अंदर साइन करवा लिया था। क्या आप यूएन का हवाला दें? दुनिया भर के पत्रकार वहां जा रहे हैं, आलेख भी लिखते हैं, फोटोग्राफ भी छापते हैं, सबको मिलने की छुट्टी। कहां है प्रतिबंध? प्रतिबंध आपके दिमाग के अंदर लगा है, प्रतिबंध कश्मीर के अंदर नहीं लगा है। कश्मीर में चंद रोज से सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही के साथ साथ अब सुबह के वक्त चंद दुकानें भी खुल रही थीं, ताहम जुमे के बाद इसमें कमी देखने को मिल रही है। श्रीनगर के संडे मार्केट में आज दिन गुजरने के साथ भीड़ बढ़ने लगी और लोग यहां खरीदारी करते नजर आए। श्रीनगर की सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ ऑटो रिक्शा देखे जा सकते हैं। कुछ मकामात पर सुबह के औकात में दुकानें भी खुली रहती हैं, आधी खुली रहती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। अक्सर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। कश्मीर में 5 अगस्त के बाद तालीमी सरगर्मियां काफी मुतासिर हैं, इससे तलबा तशवीश में हैं। वादी में हालांकि मजमूई तौर पर हालात काबू में हैं। हम लोग बड़ी ईद के पहले से हम लोग स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं, और हम लोग अब घर में भी क्या करके बैठेंगे, बोर हो गए हम लोग घर पे बैठ के। अब हम लोग थोड़ा खेलते भी थे और पढ़ते भी थे, और मैं दर्सगाह भी जाता था शाम को, उससे भी थोड़ा तो भी टाइम होता था स्पेंड। दिन भर ऐसे बैठे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, घर में बोर भी हो जाते हैं। तो क्या कुछ याद आता है स्कूल डेज का? अपने फ्रेंड्स और साथ में जो हम खेलते थे और साथ में जो हम पढ़ते थे। जिला अनंतनाग में मजमूई तौर पर आम जिंदगी काफी मुतासिर है। इंतजामिया के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों के मुकाबले में हालात मजीद काबू में आ गए हैं। जिला सदर मकाम अनंतनाग समेत तमाम कस्बों में और देही इलाकों में लगातार दुकानें बंद हैं। आम ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी काफी मुतासिर है। कई इलाकों में निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त देखी जा सकती है। उधर लगातार ट्रेन खदमात के बंद रहने से भी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है।
आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के बाद अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल अफसर शैलेंद्र कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी। इन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को ये इंतखाबात कराए जाएंगे। ये इंतखाबात पार्टी बुनियादों पर कराए जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए हैं। सीईओ ने कहा है कि खवातीन के लिए इसमें रिजर्वेशन होगा। ये मरहला काफी मुकम्मल होने के बाद जिला तरक्याती बोर्ड की तश्कील होगी। सो चेयरपर्सन फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन पार्टी बेसिस पर होने का है। टोटल 316 ब्लॉक्स हैं स्टेट में, जिसमें से कि 310 पर इलेक्शन होंगे। 2 जगह, एक कुलगाम में और एक श्रीनगर में, जहां पर कि कोई भी पंच या सरपंच नहीं चुना गया था। और 4 ऐसी सीट्स जिस पर कि विमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है और उसमें कोई विमेन नहीं है। इलेक्टोरल रोल फोटो इलेक्टोरल रोल है, जिसमें जितने इलेक्टेड पंच और सरपंच हैं वो इलेक्टर्स हैं, और उनका फाइनल पब्लिकेशन 23 सितंबर को किया गया था। इस इलेक्शन में रिजर्वेशन है एससीज के लिए, एसटीज के लिए और विमेन के लिए। विद इन एससी और एसटी भी फिर विमेन का रिजर्वेशन है। एसटी ओपन है 48, एसटी विमेन है 21, एससी ओपन है 18, एससी विमेन है 17 और जनरल विमेन कैटेगरी है 78। सो टोटल 172 आउट ऑफ 316 रिजर्व हो गए। डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन इज 1 अक्टूबर। 2 दिन का वक्त इसलिए रखा गया है क्योंकि जो इलेक्शन का, उस ब्लॉक के इलेक्शन का नोटिफिकेशन है वो रिटर्निंग ऑफिसर को करना है। सो हमें 310 रिटर्निंग ऑफिसर्स के थ्रू ये नोटिफिकेशन इशू करनी है, जो कि 1 अक्टूबर तक खत्म होगी। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन है 9 अक्टूबर। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स 10 अक्टूबर। विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर 11 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। इलेक्शन का टाइम रहेगा 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। 3 बजे से काउंटिंग होगी और उसी दिन पूरी की जाएगी, अनलेस कि हम लोग कोई और नोटिफिकेशन से इन टाइमिंग्स को चेंज कर पाएं। पूरे प्रोसेस को 5 नवंबर तक पूरा करने का इंतजाम किया गया है। Whenever any candidate or any political party approaches us for facilitating a level playing field for everyone, we are here to facilitate that. जो अभी पॉलिटिकल लीडरशिप बंद है, क्या उनमें से जो पंचेस सरपंचेस भी कुछ बंद है? अगर बंद है तो उनके लिए क्या, वो कैसे पार्टिसिपेट करें? जहां तक मुझे जानकारी है, एक कुपवाड़ा से और एक बारामूला से पंच जो हैं अभी 107 में उनको अरेस्ट कर रखा गया है। तो जैसे बाकी इलेक्शंस में कोई भी डिटेन्ड पर्सन इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है या वोट डालना चाहता है, वो जो भी इंतजाम होना चाहिए वो जरूर होगा। अलबत्ता उनकी रिक्वेस्ट आए और वो क्या चाहते हैं इसके बारे में मुझे अभी तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। स्टेट का होम डिपार्टमेंट सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और होम डिपार्टमेंट से जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि सिक्योरिटी का इंतज़ाम और अभी का वो जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर आप अपना डिटेल बताएं, तो उन्होंने यही बताया कि हमारे पास एडिक्वेट सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं और वो सक्सेसफुल इलेक्शन कराने के लिए जितनी भी जैसी भी ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड करेंगे। हमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं दिखाई देता जो कि हाईलाइट करने लायक है। बैलेट बॉक्सेस सारे जगह पहुंचाए गए हैं। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हो जाएगी आफ्टर विड्रॉल। जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली में दाखिले का अमल मुकम्मल ना करने वाले कश्मीरी तलबा के लिए यूनिवर्सिटी ने एक मौका फराहम किया है। कश्मीर के मौजूदा हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दाखिले की तारीख में 1 अक्टूबर तक तौसी कर दी है। लिहाजा ऐसे कश्मीरी तलबा जो किसी वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाए हैं, वो इस मौके से इस्तेफादा कर सकते हैं और 1 अक्टूबर तक दाखिला ले सकते हैं। तलबा रेजिडेंट कश्मीर के पास अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि न्यूज़ 18 ने भी इस सिलसिले में कई बार रिपोर्ट नशर करके तलबा की मुश्किलात को उजागर किया था।
जिला रामबन के बटोत में गुज़िश्ता दिन हुए एनकाउंटर के बाद ऑपरेशन में शामिल हुए पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की हौसला अफजाई करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज बटोत का दौरा किया। उन्होंने एनकाउंटर की जगह का भी जायजा लिया। डीजीपी के हमरा पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के आला अफसरान भी शामिल थे। बटोत पुलिस थाना में मुनक्किदा तकरीब में इन्होंने ऑपरेशन में शामिल सिक्योरिटी एहलकारों को मुबारकबाद दी और एजाज से भी नवाजा। डीजीपी ने कहा कि जिला रामबन के अंदर इस तरह का बड़ा एनकाउंटर लंबे अरसे के बाद हुआ। इन्होंने ब्लॉक किए गए मिलिटेंटों के बारे में बताया कि वो वादी की जानिब जाने की कोशिश कर रहे थे, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी जुर्रतमंदी के साथ मिलिटेंटों को मारने में कामयाबी हासिल की। वाज़ेह है कि इनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हुए थे, एक फौजी जवान शहीद जबकि 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि ये जो मिलिटेंसी काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस तरह का वाक़ा पेश आया है, ये बात कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर इसके साथ ये भी है कि काफ़ी लंबे अरसे से कुछ मिलिटेंट जो हैं वो डोडा किश्तवाड़ की बेल्ट के अंदर एक्टिव थे, जिंदा थे, और ऐसी उनकी नकलो हरकत थी जो लोगों के इंटरेस्ट के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। पिछले कुछ वक्त में उन्होंने 2-3 जगह पे किलिंग्स भी करी। परिहार ब्रदर्स की किलिंग हुई, चंद्रकांत की किलिंग हुई, 2 वेपन स्नैचिंग के इंसिडेंट हुए। इन सारी कार्रवाइयों के अंदर ये लोग शामिल थे और इसके आगे भी इनकी फर्दर भी मिलिटेंसी को जहाँ पर जिंदा रखने चलाने की साजिशें, इनकी स्कीमें जो बनती चली जा रही थी। और किश्तवाड़ में पिछले 10-15 दिन से पुलिस की तरफ से बहुत ज़बरदस्त अभियान शुरू किया गया था, जिसके अंदर हाइड आउट जितने भी मिलिटेंट्स के छुपने के थे उनको निकाला गया, एक एक करके हाइड आउट ख़त्म किए गए और जो लोग पनाह देते थे वहाँ पर मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते थे उनको आइडेंटिफाई किया गया। पुलिस की कार्रवाई को पूरी को बड़े सीनियर लेवल पे लोग मॉनिटर कर रहे थे। इसके दरमियान डीआईजी साहब वहाँ कैंप कर रहे थे। आईजी साहब का खुद चक्कर 2-3 बार वहाँ पर, आईजी जम्मू जो उनका वहाँ पर लगा, मेरे 2-4 चक्कर लगे वहाँ पर। लोगों को बार बार ये चीज़ आपस में डिस्कस करना, कोऑर्डिनेट करना कि आगे कैसे मूव करें। पिछले कुछ अर्से से इतना प्रेशर बिल्ड हुआ था कि ये किश्तवाड़ छोड़ करके कश्मीर की तरफ भाग रहे थे। इनके बीच में एक कश्मीर का लड़का बिलाल अहमद भट्ट है जो मारा गया, मोहम्मद जिसको कहते हैं, काफ़ी अरसे से इनके साथ एक्टिव चल रहा था और इनकी ताक थी कि जहाँ से निकल करके कश्मीर में जाकर के मिलिटेंसी एक्टिविटी करें, क्योंकि जहाँ पर प्रेशर बहुत बढ़ चुका था। इसके चलते मैं मुबारकबाद देता हूँ अपनी फोर्सेस को, जिन्होंने मिल करके कल शुरू से लेकर के आखिर तक इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुबारकबाद देता हूँ कि घर के सभी लोग इस बहुत ही एक किस्म के संगीन हालात थे उस वक्त जब ऑपरेशन चल रहा होता है, गोली चल रही होती है, उसके बीच में घर के सब लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। और हमारे सीनियर ऑफिसर कल मौके पर पहुंचे, आईजी साहब खुद मौके पर पहुंचे, इनके साथ सीआरपी के सीनियर ऑफिसर पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट एसपी जहां पर थे, डीआईजी जहां पर थे, आर्मी के सीनियर ऑफिसर जहां पर थे, सबने मिलकर के एक अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इस ऑपरेशन को ख़त्म किया। और मैं ये समझता हूँ कि अभी भी मिलिटेंट जिंदा है जहाँ पर इस बेल्ट के अंदर, कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम मिलिटेंसी को पूरी तरह से ख़त्म करें इस एरिया। वादी कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर हैं। हाउस बोट्स पर काम करने वाले दर्जनों मुलाजमीन और मकामी अफराद अपने रोजगार को लेकर फिक्रमंद हैं। देखिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। सयाहों की सरगर्मियों का मरकज रहने वाली शहर आफाक डल झील के आसपास इन दिनों खामोशी छाई हुई है। हाउस बोट्स खाली पड़ी हैं और शिकारा वाले भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। चंद दिन पहले हुकूमत की जानिब से सयाहों को कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी के बाद यहाँ की सयाहती सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर हुई हैं। हाउस बोट्स का शुमार वादी कश्मीर के अजीम विरसे में होता है और सयाह खुशनुमा मनाजिर के बीच यहाँ पर रात में कयाम करने को तरजीह देते हैं। सयाहती शोबे से अफराद का कहना है कि हुकूमत की एडवाइजरी और फिर वादी के मौजूदा हालात की वजह से इन्हें भारी नुकसान हो रहा है। हाउस बोट हमारी एक हेरिटेज इंडस्ट्री है। आपको ये पता है कि एक पहचान है कश्मीर की। जब भी टूरिस्ट थ्रू आउट वर्ल्ड आते थे दे वुड लव टू स्टे इन हाउस बोट्स, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी इन हालातों में मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह कोई आ सकता है। जो हमने देखा है कि जो मैंने फीडबैक कल भी लिया लोगों से, बिल्कुल लोग बैठे हैं और कोई टूरिज्म क्या, बिल्कुल कोई कुछ भी नहीं। श्रीनगर शहर में तकरीबन 1300 हाउस बोट्स रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पर 3000 से ज्यादा बेड्स खाली पड़े हैं। हर हाउस बोट में कम से कम 6 से 7 मुलाजमीन का अमला खिदमत अंजाम देता है।
लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि इन मुलाजमीन को अपनी रोजी रोटी की फिक्र हो गई है और कई मालिकान ने स्टाफ में कमी का अमल भी शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी आ गई थी, ये समझने की बात है। तो हमें देखना है कि एक बेचारा जो एक सस्टेन है कब तक कर पाएगा, तो इनको भी ये देखना चाहिए। उस वक्त तो इन्होंने निकाला, अभी इनका क्या करना है, इन लोगों का क्या हमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो मेरे ख्याल से इस पर गौर फिक्र करने की बात है, जो अभी तक मुझे लग रहा है इन्होंने नहीं की। न सिर्फ हाउस बोट्स बल्कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स के मालिकान भी सयाहों की आमद के मुंतजिर हैं। सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद हुकूमत से ट्रैवल एडवाइजरी पर नजरसानी की अपील कर रहे हैं। झील ढल के ये हाउस बोट कभी सयाहों से खचाखच भरा रहा करते थे, ताहम आज यहाँ वीरानी और सुनसानी छाई हुई है। दरअसल सरकार की तरफ से टूरिज्म एडवाइजरी निकलते ही यहाँ से सारे जो टूरिस्ट है वो भाग गए थे। पिछले 2 महीने से इन हाउस बोटों में एक भी टूरिस्ट नहीं रहा है और जिसकी वजह से जो इनमें काम करने वाले लोग हैं उनकी रोजगार पे असर पड़ा है। ऐसे में इन लोगों को फिर भी उम्मीद है कि यहाँ हालात कदरे बेहतर होंगे और सयाह एक बार फिर से श्रीनगर का रुख करेंगे। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। पाकिस्तानी फौज ने आज शाम पुंछ के बालाकोट में सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे। इस दौरान 5 आम शहरी जख्मी हुए हैं। जख्मियों में से 2 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद राजौरी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाम 4 बजे से शुरू हुई फायरिंग का सिलसिला जारी है। हिंदुस्तानी फौज की जानिब से भी पाकिस्तान इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सरहद के उस पार भी जानी व माली नुकसान की इत्तला है। 3:08 के करीब मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि बालाकोट, द्राटी, सनोट वगैरह एरिया जो है और अपर ढाना में शेलिंग स्टार्ट हो गई है। तो मैंने पूरी अपनी जो हमारी मोबाइल टीम हमने बनाई हुई है शेलिंग के लिए उनको एक्टिवेट किया। वो लॉन्ग फर्स्ट एड इक्विप्ड हैं, वो पूरी स्पॉट पर पहुंची तो उन्होंने 3 इंजर्ड उनको वहाँ से फौरी इवैक्यूएट किया। और हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर दारगुन है नियरेस्ट वहाँ पड़ता है, 24/7 है वो, वहाँ पर उनको फर्स्ट एड दी गई। तो स्प्लिंटर इंजरीज की वजह से, स्प्लिंटर इंजरी का पता नहीं होता है कि कहीं वो फैटल ना हो। जोड़ को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एम्बुलेंसेज ने रजौरी के लिए 2 एम्बुलेंसेज हुई, उनको रजौरी शिफ्ट किया वहाँ पर। तो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि फॉरवर्ड बालाकोट में कहीं 3 लोग जो है सीरियसली इंजर्ड हैं। तो मेरी एक क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस और एक दूसरी एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंसेज वहाँ पर हैं अलॉन्ग विद डॉक्टर। जो ही वो हमारे पास पहुँचते एवोकेट हो गए तो वहीं अरेस्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उनको शिफ्ट करवा दें। पब्लिक को पता नहीं है कि कहाँ से हमें सहायता मिले, इसलिए डोर स्टेप ताकि ऐसी स्थिति में जबकि शेलिंग हो रही है और हमारे लोग हैं शेलिंग में जख्मी हों और हम उनका कुछ हेल्प ना कर पाए, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने अपने दोनों नंबर जो है 9797511211, 9858881111 और अदर हमारे जो PHCs हैं और जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स के हैं वो शेयर किए हैं पब्लिक के साथ हेल्पलाइन। पुंछ जिले में एलओसी पर जहां हिंदुस्तानी फौज मुस्तैदी से तैनात है, वहीं एलओसी के करीबी इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और एसएसबी एलओसी के उस पार से होने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ लोगों को महफूज रखने के लिए दिन रात तैनात है। सिक्योरिटी फोर्सेज एलओसी के पास के इलाकों में रात को खुसूसी गश्त अंजाम देते हैं। वहीं इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई जगहों पर एम्बुश भी लगाए हैं ताकि किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाया जा सके। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती से मकामी लोगों को काफी राहत मिली है। मकामी लोगों का कहना है कि जब से इलाके में इजाफी फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है तब से वो रात को चैन की नींद सोते हैं। सर, फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश से तो हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जब उधर से गोलाबारी होती है तो वो अपने ट्रुप्स निकालते हैं, तो इस तरफ भी सिविलियन को दूसरे किस्म का भी डर होता है कि कहीं कोई ऐसे लोग ना आगे घुस जाएं कि जिनकी वजह से हमें परेशानी हो। देखो, अगर आप रोड के आगे देखोगे तो पूरी मक्की है, खेत में पूरी मक्की है, सामने बगल में उस तरफ देखोगे तो जंगल है, तो उसमें तो हमें काफ़ी परेशानी होगी हर तरीके से। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो हम काफ़ी परेशान थे। मक्की के दिनों में तो हमारा मतलब 8 बजे तक हमारा सब कुछ बंद हो जाता था,
दरवाजे बंद करके बच्चों को अंदर अपने सलाह देते थे, क्योंकि हम लोग अमन पसंद हैं, तो कोई ऐसा बंदा ना घुस आए जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, हमारे मुल्क को परेशानी हो। तो अब जब से फौज आई है, अब इसके लिए हमें काफ़ी राहत मिल रही है। बार भी यहाँ साथ यहाँ पास शाहपुर किले में आज भी फायरिंग हो रही है, तो हम लोग यहाँ चैन से सोते हैं। जब से ये फोर्स आई है, ऐसे होता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन में कोई मिलिटेंट ना आ जाए, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ज़्यादा अटैक करते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से आए दिन जो है गोलाबारी करके घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन भारतीय सेना जहां पाकिस्तान गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देती है, वहीं जो नियंत्रण से जुड़े गांव हैं वहां पर जितने भी अर्ध सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह सुरक्षा से तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि घुसपैठ करने वाले आतंकवादी गाँव में किसी को नुकसान न पहुँचा सकें। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, एलओसी गाँव, पुंछ। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा में नवरात्रि तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने दफा 370 की मनसूखी को नए दौर के आगाज से ताबीर किया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के तारीखी फैसले के बाद पहली नवरात्रि मनाई जा रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद हासिल करने के लिए वो यहाँ आए हैं। गवर्नर के मुशीर के शर्मा भी जितेंद्र सिंह के हमरा थे। इस मौके पर नवरात्रि तकरीबात का धूमधाम से आगाज किया गया। जुलूस के दौरान मजहबी गीत और रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। अकीदतमंदों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद रही। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐतिहासिक कार्य हमारा संपन्न हुआ जम्मू कश्मीर की दृष्टि से, अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंजाम हुआ। अमित भाई शाह गृह मंत्री ने उसे कर दिखाया और उसके बाद ये पहली नवरात्रि है। आने वाले समय पहली विजयदशमी और पहली दीपावली, और इसीलिए अपनी ओर से, पूरे समाज की ओर से आज हम माता के चरणों में उपस्थित होकर के माँ का धन्यवाद करेंगे कि जिस दिन का 3 पीढ़ियों को इंतजार था और शायद हमें भी कल्पना ना थी कि हमारे सामने हो पाएगा हमारे जीते जी, वो माँ ने हमें करके हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। माँ का धन्यवाद करेंगे और माता से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि 31 अक्टूबर के बाद जिस नई व्यवस्था की रचना होने वाली है उसको आगे बढ़ाने में वो हमें क्षमता दे, हमें साहस दे। उधर नवरात्रि के आगाज के साथ ही बड़ी तादाद में अकीदतमंद कटरा बेस कैंप पहुंच रहे हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों की तादाद में अकीदतमंदों की आमद हो रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल माता वैष्णो देवी मंदिर पर ज्यादा हुजूम देखा जा रहा है। बनगंगा के पास अकीदतमंदों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अकीदतमंद कटरा बेस कैंप पर जमा होते हैं और फिर वहां से माता वैष्णो देवी मंदिर की जानिब रवाना होते हैं। इससे पहले मैं वर्ष 1991 में आया था, उस समय भी बहुत अच्छा लगा था, पूरा मैंने पैदल ही चला था। आज मैं उसके बाद 28 साल के बाद आ रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था बड़ी सुचारू लग रही है और साफ सफाई भी है, और जो हमारा सबसे अच्छा ये है कि जो आसपास के हमारे पहाड़ हैं उनमें ग्रीनरी बहुत अच्छा है, फॉरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। मेरे को यहाँ की बहुत खुशी हुई है। हम लोग नवरात्रि में आए हैं, हमारा 10 दिन का टूर होता है, तो हम लोग आते हैं हर साल यहाँ पर। माता मंदिर नवरात्रों पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा मंदिर सजा हुआ है। ये दुआ करते हैं हम, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। सुख शांति के लिए मांगते हैं, हम देश के लिए आते हैं, हमारा देश में सुख शांति रहे, सभी बढ़िया रहे, इसीलिए आए। माता जय माता दी। कश्मीरी ज़ाफ़रान को जोग्राफियाई शनाख्त मिलने के बाद अब हुकूमत अखरोट के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन के हुसूल के लिए कोशा है। महकमे एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर के सेक्रेटरी मंजूर अहमद लोन ने न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर से खास बातचीत करते हुए ज़ाफ़रान मिशन और अखरोट सनत पर रोशनी डाली। बहुत परेशानियां हैं ज़ाफ़रान के ताल्लुक से। एक मिशन भी चला, एक बहुत बड़ा मिशन, सैफ़रॉन मिशन, लेकिन लोग कहते हैं फेलियर है। सैफ़रॉन मिशन फेलियर नहीं है। सैफ़रॉन मिशन में जो बहुत सारे कंपोनेंट्स थे, सैफ़रॉन फसल के हवाले से, अब चूंकि यहीं के हैं, इसमें एश्योर्ड इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है। और चूंकि 2010 में सैफ़रॉन मिशन कंप्लीट शुरू हुआ और आज अभी 2020 तक भी कंप्लीट नहीं है। आज के दिन में करीब 95% मिशन जो है वो कंप्लीट है। जैसे जो दुसू में वो पार्क बनना था ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, वो कंप्लीट है। तो हमारी रिजुविनेशन भी है, 2500 हेक्टेयर्स हमने ऑलरेडी रिजुविनेट करे हैं। लेकिन 2010 के बाद 2014 में सैलाब भी आया, 2016 में भी एक ड्रॉट सी सिचुएशन रही। तो
सबसे बड़ी परेशानी हमारे यहाँ ये रही कि हमें पहले इरिगेशन फैसिलिटी को इंश्योर करना चाहिए था, लेकिन वो हम कर नहीं पाए। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि 2020 जुलाई तक या अगस्त तक हमारी इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, 100% कंप्लीट हो जाएंगी। पानी को मतलब स्प्रिंकलर्स के ज़रिए खेत तक ले जाना वो अभी बाकी है, तो थोड़ा सा काम है वो। मैं बोरवेल्स फंक्शनल है वो सब? बोरवेल्स में बिल्कुल पानी है, काफी बोरवेल्स तो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीटेड हैं। शायद 128 में से 115 बोरवेल्स तो ऑलरेडी इन प्लेस है, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, रिजुविनेशन है, मैकेनाइजेशन है, तो INM इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, वो सारी चीजें जो हमें होगी। काफी पॉजिटिव है कि ग्रोथ बढ़ेगी और फैलेगी भी। सेफ्रॉन जो यहाँ की प्रोडक्शन है कम से कम 4.5 kg पर हेक्टेयर होना चाहिए थी, जो किसी जमाने में थी, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर ड्रॉट सी सिचुएशन, पानी कम होने की वजह से इसमें एश्योर्ड इरिगेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो पानी कम होने की वजह से, एश्योर्ड इरिगेशन न मिलने की वजह से हमारी प्रोडक्शन इट्स अराउंड 2 kgs पर हेक्टेयर, तो जिसकी वजह से सेफ्रॉन ग्रोवर्स जो है वो मुतमईन नहीं है। मैं आपको ज़िमरन एक चीज़ बता दूं, जो डबलिंग द फार्मर्स इनकम का जो स्लोगन है, तो उस ज़िमन में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हमारे हैं, चाहे वो एप्पल है, चाहे सेफ्रॉन है, चाहे वो वॉलनट है, ये कैश क्रॉप्स हमारे हैं। जैसे सेफ्रॉन पर हेक्टर की आमदन जो है ये 12 लाख भी हो सकती है पर एनम। सो मुझे लगता नहीं कोई और क्रॉप जो है वो इतनी आमदन दे सकता है, लेकिन इसके लिए वही करेवास जो पुलवामा के हैं बस वही सूटेबल हैं, कि कोई और लैंड सूटेबल नहीं है। तो लेकिन आज चूंकि ये प्रोडक्शन कम हो गया है, मुझे यकीन है कि जो ही हमारा ये इरिगेशन सेटअप अगले 2-4-5 महीनों में कंप्लीट हो जाएगा, प्रोडक्शन यकीनी तौर पर बढ़ जाएगी और कम से कम 4 kg पर हेक्टर जो है वो सेफ्रॉन की प्रोडक्शन हमारी रहेगी। और इसकी GI रजिस्ट्रेशन की वजह से एक, और दूसरा ये कि वहाँ पे दुस्सू पार्क ऑनलाइन ट्रेडिंग वहाँ पे होगी, और वहाँ पे इसकी सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन होगी, तो जिस ज़मीन में कोई मिक्सिंग करने का स्कोप नहीं रहेगा। ईरान का सेफ्रॉन जो है दैट्स अराउंड 50,000 रुपीज़ पर kg। वो ईरान का ब्रांड जो है वो हमारे कश्मीरी ब्रांड के साथ मुकाबला कर नहीं सकता। अगर कश्मीरी प्योर सेफ्रॉन होगा तो 2.5 से 3 लाख रुपए जो है ये मार्केट में बिक सकता है। तो लेकिन जब ये ब्रांडिंग हो जाएगी, वैलिडेशन, सर्टिफिकेशन, तो इसकी कीमत जो है 2.5 से 3 लाख हो जाएगी। कई सालों से ये कोशिश की जा रही थी, ये मांग की जा रही थी कि इसको आप ऑर्गेनिक वॉलनट, कश्मीरी वॉलनट इज ऑर्गेनिक करके एक सर्टिफिकेशन कर GI रजिस्ट्रेशन पे हो जाएगा। कुछ ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वी ऑलरेडी हैव टेकन अप। इसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता है, जैसे सेफ्रॉन का भी मैं जिक्र कर रहा था, इट टुक अस सम टाइम, कुछ वक्त लगा, ये अचानक नहीं हुआ रात में। सो फॉर क्वाइट सम टाइम वी हैव बीन in consultation with government of India, so continuously holding meetings with them। तो वॉलनट के हवाले से एक इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें जो हमारी है सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, हमारा वॉलनट ढंग से प्रोसेस नहीं होता। रीज़न ये इसमें हिटीरियोजेनिटी है। जैसे अगर एक जैसे दरख्त हो, एक जैसा प्रोड्यूस हो, तो उसकी प्रोसेसिंग में आसानी होती है। सो व्हाट वी हैव डन, हम वॉलनट्स को प्रोपोगेट करने जा रहे हैं। ये 84 लाख दरख्त जो है वो एक ही किस्म के नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम के हैं। तो हमने वॉलनट नर्सरीज भी, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नर्सरी हमारी ज़ोरा में, इट्स कमिंग अप एट ए कॉस्ट ऑफ 5.5 करोड़। जम्मू में 3 नर्सरीज, जम्मू में आप हैरान हो जाएंगे, जम्मू बेल्ट में 1 लाख मेट्रिक टन वॉलनट की प्रोडक्शन है, जो हमारे आउटस्कर्ट्स पे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे डोडा है, डोडा है, किश्तवाड़ है, पुंछ, राजौरी एक्स्ट्रा और रामबन एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन जो है वो 1,75,000 से 1,80,000 मेट्रिक टन हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन है। तो इसमें हम होमोजेनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। 6 वेराइटीज़, सिथ एक एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी, प्लस यूनिवर्सिटी कॉस्ट, तो उन्होंने 6 वेराइटीज़ ऐसी, 7 वेराइटीज़ ऐसी, अब मतलब 7 वेराइटीज़ आइडेंटिफाई की है। तो उन वेराइटीज़ को इन अपनी नर्सरीज में हम प्रोपगेट कर रहे हैं। 5 वेराइटीज़ सिथ ने इस्टेब्लिश करी हैं, तो और 2 वेराइटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी ने बड़ी रिसर्च करके इस्टेब्लिश करी है, और शायद ज़्यादा एरिया की भी उसमें ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी। बट इंडिजिनस कह सकते हैं, इंडिजिनस वेराइटीज़ यहीं की वेराइटीज़ हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा साइंटिफिक तौर तरीके से ग्राफ्ट वगैरह करके हाँ, तो उनमें होमोजेनिटी लाने की कोशिश करी है उन्होंने। अगर ये प्रॉपर्ली ग्रेड हो जाए और प्रॉपर्ली प्रोसेस हो जाए, यकीनी तौर जो भी कैलिफोर्निया से या चाइना से या किसी और जगह से गिरी आती है उससे निस्बतन बेहतर है। नॉट ओनली वॉलनट एज ऑल्सो सिल्क, सिल्क तो सिल्क इट्स बाई वोलेटाइल सिल्क, और हमारे जैसा सिल्क आपको तो मालूम है, पहले तो ये हमारी रियासत जो है सिल्क के हवाले से आमदनी का वाहिद जरिया था एक ज़माने में। बिल्कुल, अब तो नहीं है। अब हमारा मैंडेट ये है कि किसी तरह से डायरेक्टली इन लोगों को बेनिफिट मिले और इंडस्ट्री, इन ग्रोवर्स को, इस सेक्टर को फरोग मिले।
करगिल के सनकों में इन दिनों सोरू बोल्डर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में मुल्क और बैरून मुल्क से कई सयाह हिस्सा ले रहे हैं। खूबसूरत वादी सोरू के मुख्तलिफ जगहों पर छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं। चट्टानों पर चढ़ने के शौकीन अफराद यहाँ कई दिन कैंप लगाकर रहते हैं। लोगों को चट्टानों पर चढ़ने की तरबियत भी फराहम की जाती है। इसके अलावा रस्सी पर चलना, रस्सी के बगैर दरिया पार करना और दिगर उमूर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सयाहों ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे नूरुल इस्लाम से इस खास बातचीत करते हुए बताया कि इस खूबसूरत वादी में वो खूब मजे कर रहे हैं। सोरू बोल्डर फेस्टिवल की मकबूलियत में गुजरते वक्त के साथ इजाफा ही होता जा रहा है। इस फेस्टिवल की वजह से मकामी अफराद को रोजगार भी मैसर हो रहा है। My third year that I'm coming to Suru Fest, and I love it because I love climbing. I like to come back every year is because the community here is so nice. As you can see on the campsite, the local people are here all the time, so we are intermingling with them. They are learning from us, we are learning from them, sharing experiences. So there are these kids that I've also known now for 2 years. The local people, I mean, they're just amazing how they are, right? So I just hope they'll always be as, friendly and welcoming as they're being now. So see, they're giving their entire land, they're giving it to us for these 2 weeks to use, which is so very unbelievably nice of them. So I just can say, thank you for their kindness. एक्सट्रीम स्पोर्ट्स होती है जो यूथ को एटलीस्ट देखने को मिलेगा, और हम लोग कोशिश भी करते हैं हर साल की उनको कराएं। कुछ लोग पिछले साल भी आए थे, इस साल भी बच्चे लोग आते हैं चढ़ने के लिए, तो उनको चढ़ाते हैं। स्लैक लाइन होता है, स्लैक लाइन करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी एक्सपोजर है खुद करने के लिए। और आगे जाके ऐसा होगा कि ये सारे स्पोर्ट अगर मेन स्ट्रीम में जैसे क्लाइंबिंग आ गया है, तो लोग मेन स्ट्रीम में एज ए स्पोर्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। अपना हमारा जो लोकल क्लाइंबर्स था वो सोचा था कि शायद ना हो इस साल इसके वजह से, क्योंकि श्रीनगर बंद था और बहुत इश्यूज चल रहे थे। बट अभी काफ़ी कम लोग आए हैं, मतलब बहुत लोग नहीं आए इस बार, क्योंकि वो इस हिचक में कि कहीं हम शायद फेस्टिवल ही ना हो, कुछ लोगों ने उस हिसाब से कैंसिल कर दिया। बट यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा सीन, मतलब सब हम लोग यहाँ छोटे से गांव में बैठे हैं, सब पत्थर चढ़ रहे हैं, तो मतलब सब सही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो लोगों ने सोचा, तो जिन लोगों ने मिस किया बहुत कुछ मिस किया वरना फेस्टिवल। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में जहां एक तरफ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं साथ ही में प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन ने हाल ही में करीब 5 टन प्लास्टिक जब्त किया है, जिसे डिस्पोज भी किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन ने कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने लोगों से प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने और इस मुहिम में अपना ताउन पेश करने की अपील की है। हमने मार्च से इस साल जो हमारा अच्छन लैंडफिल साइड वहाँ पे जो गार्बेज लिया करते हैं हम रोज़, इसमें से 166 मीट्रिक टन हमने वहाँ पे निकाल के सेग्रीगेट करके अलग इसको रिसाइकलिंग के लिए हमने भेजा है। प्लास्टिक का यूज़ अगर कम किया जाए, ये हमारे सेहत के लिए ठीक है, हमारा माहौल भी ठीक रहे, हमारी वाटर बॉडीज़ जितनी भी है वो ठीक रहें। और प्लास्टिक का अब इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, डिकम्पोज नहीं होता है, सालों साल लगते हैं, हज़ारों साल लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में, और बंजर बन जाती है हमारी ज़मीन, हमारा माहौल आलूदा होता है इससे। और यही गुजारिश है मेरी कि इसका यूज़ कम किया जाए। टंगमर के दरहमा में कायम फॉरेस्ट चेक पोस्ट के बाहर गुज़िश्ता रात एक फॉरेस्ट मुलाजिम की मारुति गाड़ी को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। फॉरेस्ट मुलाजिमीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात वो दरहमा के चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाहर उनकी गाड़ी से शीशे तोड़ने की आवाजें और बाद में आग के शोले नमूदार हुए। चेक पोस्ट से वो जो ही बाहर आए तब तक गाड़ी अंदर से जलकर राख हो चुकी थी। मुलाजमीन के मुताबिक ये जंगल स्मगलर्स की कारस्तानी है। मुतासरा मुलाजिम ने पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कर दी है। बीजेपी अक़लियती मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद सिद्दीक खान ने यूएन में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को गुमराहकुन करार दिया है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वजूद ही तारीख की एक बहुत बड़ी गलती थी। खान ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से कोई भी बयानबाजी सच्चाई पर मबनी नहीं है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम का खैरख्वाह होने का ढोंग रच रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को इस तरह की बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान ने जो यूनाइटेड नेशन असेंबली में जो बात कही है, उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देखा जाए कि पाकिस्तान का बनना ही तारीख की सबसे बड़ी गलती है। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो पाकिस्तान इस देश का हिस्सा होता
और हम इस देश ये एक भारत बहुत बड़ा मुल्क होता, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान को एक मजहब के नाम पर अलग करके जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है उसको देखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो कल बात कही है उससे ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जो यहाँ कश्मीर के लेकर को जो मगरमच्छ के आंसू बहाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की रूलिंग ज़ाहिर क़यादत नरेंद्र भाई मोदी ने जो फैसला लिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, हमारी पार्टी हर बार यही कहती थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और हमने ये बात प्रैक्टिकली साबित की है कि अगर अंदरूनी मामला हमारा ये अटूट अंग है तो जो भी फैसला हमने किया है रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए किया है। नवरात्रि के आगाज पर शिवसेना डोगरा फ्रंट की जानिब से हर साल की तरह आज भी रैली निकाली गई। जम्मू से कई अकीदतमंद माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा के लिए रवाना हुए। यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा गया। नवरात्रि के पहले दिन पुंछ के मंदिरों में भी अकीदतमंदों का हुजूम देखा गया। कालिका माता मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हुए। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया और लोगों ने प्रार्थनाएं की। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने लेह में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे कबल इन्होंने करगिल में BSE की एक इमारत का इफ्तिताह किया था। इस मौके पर LHDC लेह के चेयरमैन P वांग्याल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर कोनचिंग स्टिंजन, लद्दाख के रुकन पार्लियामेंट जामयांग सिरिंग नामग्याल और डिविजनल कमिश्नर लद्दाख भी गवर्नर के मुशीर के हमरा मौजूद थे। करगिल स्कूल ओलंपिक गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए हैं। 1200 से जायद तलबा ने टेबल टेनिस, बैडमिंटन और हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो खो व दीगर खेलों में हिस्सा लिया। लड़कियों की भी खासी तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहरा किया। DC करगिल वसीउल हक चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शिरकत की। DC ने तालिबा की हौसला अफजाई की और इन्हें खेलकूद की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब दी।